हेलो स्टूडेंट। आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले टॉपिक हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर। तो स्टार्ट कीजिए नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। और ये जो क्लास होगा इस क्लास को आप 11th वाले बच्चे देख सकते हैं, 12th वाले बच्चे देख सकते हैं, जेई वाले बच्चे भी देखेंगे और नीट वाले बच्चे भी देख सकते हैं, है ना। तो हम लोग अपने +2 लेवल तक प्ले करके चलेंगे, 11 12 जेई वाला और जेई नीट वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। तो नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और आगे ऑर्गेनिक समझने के लिए आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। तो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसका नेमिंग करने आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं या हाइड्रोकार्बन का जो डेरिवेटिव्स होगा उसी को हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन का स्केलेटन होगा, कार्बन का स्केलेटन बोलने का मतलब है कि कार्बन का जो कनेक्शन होगा वो बेसिकली दो पार्ट में हम लोग बांटेंगे। सबसे पहले हम डील करेंगे हाइड्रोकार्बन में, सबसे पहले अल्केन, उसके बाद अल्कीन या फिर उसके बाद अल्काइन को हम लोग कवर करेंगे, फिर साइक्लो अल्केन और साइक्लो अल्केन को देखते हुए हम लोग फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव की तरफ मूव कर जाएंगे जिसको आप बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन का स्केलेटन होगा इसको हम लोग बहुत सिंपल वे में दो पार्ट में बांट के देखेंगे। एक को आप बोले ओपन चेन और दूसरा जो होता है इसे हम लोग साइक्लिक या फिर रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऐसे इसका हम लोग जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो ये एक बहुत बड़ा ब्रांच होता है, लेकिन हम लोग एकदम स्टार्टिंग से एकदम जीरो लेवल से लेकर के चलना चाह रहे हैं। तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन स्केलेटन को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, एक आपका ओपन चेन होगा और दूसरा आपका साइक्लिक होगा। ओपन चेन को फर्दर हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे अनब्रांच और दूसरा वाला होगा आपका ब्रांच। अनब्रांच और दूसरा ब्रांच, यानी कि ये जब अनब्रांच की केस होगी तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइड्रोकार्बन केस का केस हम लोग लेंगे जैसे कि अल्केन, तो अगर उसके पास सिर्फ दो टर्मिनल होगा तो उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? अनब्रांच के केस में। और जब दो से ज्यादा टर्मिनल पॉइंट आएगा तो उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? ब्रांच के केस में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करें आपको, यहाँ पे आपके पास CH3 CH2 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 और CH3 है ना। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो आपको पता है कि कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है। क्यों करता है? इस चीज़ों को बड़ा डिटेल में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में देखा जाएगा। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जितने भी कार्बन होते हैं वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पे आपके पास CH3 और ये CH3 दो टर्मिनल दिख रहा है ना। टर्मिनल कार्बन जो होगा वहाँ पे अल्केन के केस में CH3 होगा, तो एक CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे, दो ही टर्मिनल है इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? अनब्रांच के केस में। लेकिन जब भी दो से ज्यादा टर्मिनल अगर आपको दिखाई दे तो उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? ब्रांच के केस में। एग्जांपल से जैसे यहाँ पे CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ भी CH3 है, तो इसके पास टोटल टर्मिनल कितना है? 1 2 और 3, तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? ब्रांच के केस में। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास दो टर्मिनल है, ओनली टू टर्मिनल पॉइंट, तो इसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? अनब्रांच के केस में। और ब्रांच वाले के केस में क्या होगा? मोर देन टू टर्मिनल पॉइंट्स, मोर देन टू टर्मिनल या मोर देन टू टर्मिनल पॉइंट, तो उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखा जाएगा? ब्रांच के केस में। तो अल्केन के केस में जब हम लोग डिवाइड किए यहाँ पे ओपन चेन के केस में, तो एक आपका अनब्रांच होगा और दूसरा क्या होगा? ब्रांच। अनब्रांच की कैटेगरी में क्या हम बताया आपको कि सिर्फ दो ही टर्मिनल होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनब्रांच अल्केन। अगर दो से ज्यादा टर्मिनल, जैसे इस केस में 1 2 3 तीन टर्मिनल दिख रहा है, तो इसे हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? ब्रांच के केस में। दो से ज्यादा हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और भी ज्यादा हो सकता है। और साइक्लिक का केस जो होगा, जैसे देखें यहाँ पे 6 मेंबर साइक्लिक रिंग ले लिया हम, ये सारे कार्बन होते हैं ना, जहाँ पे दो लाइन मीट करेगा तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं। तो हर एक पॉइंट पे क्या है? कार्बन है, तो जिस कार्बन से चले फिर उसी कार्बन पे वापस आ गए, तो इस तरह के केस को हम लोग रिंग स्ट्रक्चर या फिर साइक्लिक की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे आगे हम लोग। जैसे यहाँ पे आपके पास
इसे 5 मेंबर रिंग बोलेंगे। ये आपके पास 4 मेंबर रिंग हो गया, ये आपके पास 3 मेंबर रिंग हो गया। 3 मेंबर रिंग से फिर छोटा रिंग नहीं हो सकता है, रिंग के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन होना चाहिए। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट आपका क्या होता है, साइक्लिक रिंग होता है। तो ये आपका क्या हो गया, रिंग स्ट्रक्चर। हालांकि इसको हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करें हैं, और ये आपका रिप्रेजेंटेशन जो है ये कंडेंस प्लस डैश स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है। तो इस तरीका से हम लोग अल्केन को डिवाइड करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का स्केलेटन को आपको ध्यान रखना होगा कि ये ओपन चेन होता है और दूसरा साइक्लिक होता है। ओपन चेन में हम लोग अनब्रांच का केस देखेंगे, फिर ब्रांच का केस देखेंगे, उसके बाद अल्कीन का केस देखेंगे, फिर अल्काइन देखने के बाद हम लोग साइक्लोअल्केन का भी केस देखेंगे। इस तरीका से हाइड्रोकार्बन होगा, और उस हाइड्रोकार्बन को कवर करने के बाद हम लोग उसके डेरिवेटिव यानी कि फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर देखने के लिए हम लोग केस देखेंगे किसका, अनब्रांच का। तो स्टार्ट किया जाए अनब्रांच का केस। अनब्रांच में हम आपको ये बताया कि सिर्फ 2 ही टर्मिनल पॉइंट होगा। टर्मिनल कार्बन जो होगा वो हमेशा CH3 होगा, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग दिया अनब्रांच अल्केन, अनब्रांच अल्केन। जैसे आपको पता है कि अगर आपके पास CH4 है तो ये सबसे स्मॉलर मॉलिक्यूल है हमारा किसका, अल्केन का, जिसको आप मीथेन बोलते हैं। ये आपका किसका केस है, ये है मीथेन, या मास गैस भी बोला जाता है। 2 कार्बन अगर होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं इथेन। 3 कार्बन का कनेक्शन हो जाए ओपन चेन में तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। उसी के अकॉर्डिंग 4 कार्बनों का कनेक्शन अनब्रांच के केस में तो उसे हम लोग ब्यूटेन। 5 कार्बन आ जाता है तो पेंटेन बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि N इसमें जो है ये आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो अगर N का वैल्यू 1 है तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन। 2 हो जाता है तो इसे बोलते हैं इथेन। 3 है तो आपको क्या नाम देंगे, इसे प्रोपेन। 4 के लिए ब्यूटेन, 5 के लिए पेंटेन। इसी तरह से अगर 8 कार्बन है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये जो अल्केन है ना, अल्केन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2, है ना। उसके अकॉर्डिंग आप ये सारे जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख रहे हैं तो इसको आप सेटिस्फाई भी करा सकते हैं। जैसे इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितनी है, 6। तो जब N का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाए, 2, तो 2n+2 कितना होगा, 2 × 2 4 और +2 6, यानी कि इसको सेटिस्फाई किया, यानी कि ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया किसका, अल्केन का। तो N हम क्या माने कि अल्केन अनब्रांच के केस में नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो कुछ हम लोग यहाँ पे नाम लिख देते हैं। जैसे N यहाँ पे आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो अगर N का वैल्यू 1 होगा तो इसे हम लोग नाम देंगे मीथेन, METHANE, मीथेन। 2 कार्बन है तो इसे क्या बोले, इथेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन, 5 कार्बन होगा तो पेंटेन, 6 के लिए हेक्सेन, 7 कार्बन होता हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नॉनेन, और 10 कार्बन होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे डीकेन। ये 10 कार्बन तक आपको याद होता है, स्कूल में भी बताया जाता है। अब यहाँ से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो मीथेन है तो यहाँ पे CH4 हो जाएगा। इथेन के लिए क्या हो जाएगा, C2H6। प्रोपेन है तो C3H6 H8 हो जाएगा, 2n+2। C4 है तो ये ब्यूटेन है तो C4H10। अगर पेंटेन है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, C5H12। इसी तरह से सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप भी लिख सकते हैं। अगर कार्बनों की संख्या 11 हो जाए तो 11 को आप कैसे लिखेंगे, 1 + 10। तो 1 के लिए हम लोग यूज करते हैं अन, और 10 के लिए तो हम यहाँ पे लिखे थे ना डीके, तो ये हो जाएगा अनडीकेन, अनडीकेन। 12 के लिए उसी तरह 2 + 10, तो 2 के लिए हम लोग यूज करेंगे 2, ये हो जाएगा 2 डीकेन। 13 के लिए 3 + 10, तो 3 के लिए यूज करेंगे आप ट्राई डीकेन। उसी तरह 14 होगा ना तो 4 के लिए टेट्रा, 10 के लिए आप डीकेन यूज करें। 15 है तो पेंटा डीकेन।
16 के लिए हेक्साडीकेन, 17 के लिए 7 के लिए हेप्टाडीकेन, अगर 18 है तो 8 के लिए ऑक्टाडीकेन, और 19 हो जाए तो इसे हम लोग यूज करेंगे नौना, 9 के लिए नौना और 10 के लिए क्या हो जाएगा डीकेन। इसके बाद हम लोग 19 के बाद 20 के लिए अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर 20 कार्बन हो जाए तो इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा इसको ध्यान में रखेंगे। 20 के लिए हम लोग लिखते हैं कोसेन, EICOSAN, प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे आप इसे कोसेन, या फिर आप ICOSAN भी यूज कर सकते हैं। तो 20 कार्बनों का चेन है, ओपन चेन अनब्रांच के केस में, तो आप उसे बोलेंगे कोसेन। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि मान लें कि जब भी आपके पास 20 से ज्यादा कार्बनों की संख्या आ जाए ओपन चेन के केस में, तो 20 से बड़ा अगर कोई नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला चेन है, तो उसमें जो 1 आएगा उसके लिए हम यूज करेंगे हेन। जैसे यहाँ पे 11 में हम लोग यूज करते थे 1 के लिए अन, लेकिन जब 20 से ज्यादा कार्बनों की संख्या होती है तो 1 के लिए हम लोग यूज करते हैं हेन, और 0 जब आए तो उसे हम लोग यूज करेंगे कॉन्टेन। 0 के लिए क्या यूज करेंगे कॉन्टेन, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप। 1 के लिए हम यूज करेंगे हेन और 0 के लिए यूज किया जाएगा कॉन्टेन। जैसे 21 है तो 21 में 1 + 20, तो 1 के लिए आप यूज करेंगे हेन, अन यूज नहीं करना है आपको, क्या यूज करना है 1 के लिए हेन, क्योंकि 21 20 से बड़ा नंबर है ना, तो आप इसे यूज करें हेन, सॉरी 1 के लिए हेन, और 21 के 20 के 1 + 20 के लिए क्या यूज करें कोसेन, तो हो जाएगा HENICOSAN। 22 अगर हो तो 2 + 22 के लिए हम आपको बताए थे यहाँ पे डो यूज करना है, तो हो जाएगा डो कोसेन। 23 है तो 3 के लिए ट्राई कोसेन। उसी तरह 24 के लिए 4 के लिए हो जाएगा टेट्रा, 20 के लिए कोसेन। 25 के लिए 5 के लिए पेंटा कोसेन। 26 हेक्सा कोसेन। 27 के लिए 7 + 20, 7 के लिए आप क्या यूज करेंगे हेप्टा कोसेन। 28 के लिए ऑक्टा कोसेन। 29 के लिए नौना कोसेन। इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। तो 29 के बाद 30 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 3 के लिए हम लोग यूज करेंगे ट्राया, और 0 के लिए 20 से बड़ा 30 है तो 0 के लिए आप यूज करते हैं कॉन्टेन, तो क्या हो जाएगा ट्राया कॉन्टेन। 21 है तो 1 के लिए आपको बताएं कि अभी क्या यूज करना है हेन, तो ये हो जाएगा हेन ट्राया कॉन्टेन। हेन ट्राया कॉन्टेन सबको एक साथ ही लिखा जाता है ना। 32 है तो 2 के लिए डो, 30 के लिए ट्राया कॉन्टेन। 33 है तो 3 के लिए ट्राई, 30 के लिए ट्राया कॉन्टेन। 34 4 के लिए टेट्रा, और 4 + 30 के लिए हम लोग लिखेंगे ट्राया कॉन्टेन। 35 हो तो 5 के लिए आप यूज करें पेंटा ट्राया कॉन्टेन। सिमिलरली 36 के लिए क्या हो जाएगा, 6 के लिए हेक्सा, 30 के लिए ट्राया कॉन्टेन। 37 के लिए 7 के लिए हेप्टा ट्राया कॉन्टेन। 38 के लिए 8 के लिए क्या यूज करेंगे ऑक्टा ट्राया कॉन्टेन। 39 के लिए नौना ट्राया कॉन्टेन। इस तरीका से आगे लेकर चलते जाएं। जैसे 30 से लेकर के 39 तक यूज किए हैं,
जिस तरह से जिस पैटर्न पे हम लोग लिखे हैं उसी तरह से हम लोग 40 से लेकर के 49 तक भी जा सकते हैं। जैसे 40 है तो 40 में सबसे पहले 4 के लिए क्या यूज करेंगे आप, टेट्रा, 0 के लिए कॉन्टेन। तो 41 के लिए तो 1 + 40, जैसे यहाँ पे 1 के लिए हेन यूज करते करे थे, तो यहाँ भी 1 के लिए आप क्या यूज करेंगे, हेन। और 1 + 40 40 के लिए ट्राया टेट्रा कॉन्टेन। 1 के लिए आपको हेन यूज करना है, हेन टेट्रा कॉन्टेन। 42 होगा तो जैसे 32 के लिए 2 ट्राया कॉन्टेन, तो 42 अगर यहाँ पे हो तो 2 के लिए 2, 40 के लिए टेट्रा कॉन्टेन। इस तरीका से आप लेकर के चले जाएंगे कहाँ तक, 49 तक। जैसे 43 है तो ट्राई, 3 के लिए क्या यहाँ यूज करेंगे, ट्राई। और टेट्रा कॉन्टेन, टेट्रा कॉन्टेन सबके साथ क्या कॉमन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 48 अगर हो तो 8 के लिए क्या यूज करें, ऑक्टा। और 40 के लिए टेट्रा कॉन्टेन। 49 के लिए क्या यूज करेंगे, 9 के लिए नोना। और 40 के लिए टेट्रा कॉन्टेन। समझ में आई बात। तो यहां तक आप चले गए। अब 49 के बाद जब 50 के पास पहुंचेंगे तो जिस तरह से 40 के लिए हम लोग यूज किए थे 4 के लिए टेट्रा, तो यहाँ पे 5 के लिए क्या यूज करेंगे आप, पेंटा। और 0 के लिए यूज करें कॉन्टेन। उसके बाद जैसे 41 से लेकर के 49 तक आगे बढ़े थे, उसी तरह 51 से लेकर के हम लोग 59 तक जाएंगे। जैसे कि 51 होता तो हेन पेंटा कॉन्टेन होता। 55 होता तो 5 + 50, 5 के लिए क्या होता, पेंटा। और 50 के लिए पेंटा कॉन्टेन। 58 हो जाता तो 8 + 50, 8 के लिए क्या लिखते हैं आप, ऑक्टा पेंटा कॉन्टेन। 59 होता तो जैसे यहाँ पे नोना है तो फिर क्या लिखते हैं, नोना पेंटा कॉन्टेन। सिमिलरली 60 अगर होता तो क्या लिखते हैं, 6 के लिए हेक्सा, 0 के लिए कॉन्टेन। बाकी आप समझ रहे हैं आगे कैसे लेकर जाएंगे। 70 हो तो 7 के लिए क्या यूज करें, हेप्टा, 0 के लिए कॉन्टेन। 80 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 8 के लिए ऑक्टा, 0 के लिए कॉन्टेन। उसी तरह 90 अगर होता तो नोना, 0 के लिए हम लोग कॉन्टेन। 99 होता तो नोना नोना कॉन्टेन। उसी तरह अगर आपके पास 100 हो जाए तो यूज करेंगे हेक्टेन। हेक्टेन या इस 100 के लिए हम लोग सेंटेन भी यूज करते हैं। तो इस तरीका से आप 1 से लेकर के 100 तक का नाम याद रख सकते हैं अनब्रांच के केस में, अल्केन के केस में। और CnH2n+2 के अकॉर्डिंग आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बना सकते हैं इसका। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर देखा जाए, CH3, CH2, CH2, इसका नाम लिखना है आपको। तो इसके पास 2 ही टर्मिनल दिख रहा है आपको, यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है, तो 2 टर्मिनल है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनब्रांच का केस है। तो सिंपल इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे, 5 कार्बनों की संख्या है तो इसे क्या बोलेंगे, पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, है ना। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये CH3 है, CH2 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 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम CH2 4 ट्राइस, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, CH3। अगर इसका नाम हम आपसे पूछें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 ही CH3 टर्मिनल कार्बन CH3 होता है, तो 2 CH3 है, तो 2 टर्मिनल कार्बन है, तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अनब्रांच का केस होगा। तो टोटल कार्बनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो CH2 3 टाइम्स है, और यहाँ पे CH3 2 ये हो गया और 3 ये हो गया, तो टोटल 5। तो 5 के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटेन। जैसे CH3 CH2 और यहाँ पे हम यूज करते हैं 26, और यहाँ पे CH3, हम बोलेंगे इसका नाम बताएं आप। तो सबसे तो आपको पकड़ में आना चाहिए कि 2 ही CH3 2 बार यूज हुआ है, यानी कि 2 टर्मिनल है, और ये दोनों CH3 के बीच में 26 टाइम्स CH2 इन्वॉल्व हुआ है, यानी टोटल कार्बनों की संख्या हो गया यहाँ पे कितना, 28। तो 8 + 20, तो आप यूज कैसे करेंगे इसका नाम, तो 8 के लिए क्या यूज करें, ऑक्टा, और 20 के लिए तो हम बताए थे ना कि कोसेन यूज किया जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टा कोसेन।
जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और ले, CH3 CH2 और यहाँ पे हम मान ले 55 और यहाँ पे CH3 यूज कर ले, तो आप काउंट करें कि टोटल ओपन चेन में कितना कार्बन है अनब्रांच के केस में। तो ये अनब्रांच का केस है, 2 ही CH3 है, 2 ही टर्मिनल कार्बन है और बीच में 55 टाइम्स CH2 इन्वॉल्व हुआ, तो टोटल कार्बनों की संख्या इसमें हो जाएगा 57। तो 57 को कैसे यूज करेंगे, कैसे लिखेंगे, 7 प्लस 50। तो सबसे पहले हम 7 के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्टा, और यहाँ पे 50 के लिए यूज करें पेंटा, और 0 के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्टेन। तो जब 57 कार्बन हो अनब्रांच के केस में के ओपन चेन में, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टा पेंटा कॉन्टेन, है ना। एक आप यूज करें, अगर आपके पास हम दे दें CH3 CH2 और यहाँ पे 84 और यहाँ पे CH3, काउंट कर 2 CH3 है, यानी कि ये भी अनब्रांच का केस है, और टोटल कार्बनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो CH2 84 टाइम्स और ये 2 CH3 है, तो इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 86। तो टोटल कार्बनों की संख्या ओपन चेन में कितना आ गया, 86। कैसे यूज करेंगे इसको, 6 + 80, तो 6 के लिए क्या यूज करें, हेक्सा, और 8 के लिए हो जाएगा ऑक्टा, और 0 के लिए कॉन्टेन, TAN। इस तरीका से हम लोग अनब्रांच के केस, अल्केन के केस में हम लोग नेमिंग करते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। लेकिन कंडीशन यही होना चाहिए कि अनब्रांच का केस होना चाहिए, 2 ही टर्मिनल होना चाहिए, CH3 CH2 और यहाँ पे हम 41 यूज करते हैं, और यहाँ पे CH3। अब बताएं टोटल कार्बनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 43। तो CH2 41 टाइम्स है, और ये 2 बार यूज हुआ है CH3, 2 टर्मिनल कार्बन है, तो 43 हो गया। तो इसे यूज करेंगे 3 + 40, तो 3 के लिए हम यूज करेंगे ट्राई, 3 के लिए यूज करेंगे ट्राई, और 4 के लिए होगा टेट्रा, 0 के लिए कॉन्टेन, तो हो जाएगा ट्राई टेट्रा कॉन्टेन। एक और CH3 CH2 और यहाँ पे हम 132 यूज करें, और यहाँ पे CH3। तो अब आपको काउंट करना है कि टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है, तो 2 ही CH3 है, यानी कि ये ओपन चेन का केस है, अनब्रांच का केस है, तो हमें नंबर ऑफ कार्बन पता होना चाहिए कितना है, तो 132 आप प्लस ये दोनों CH3 को ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा कितना, 134, तो 4 + 30 आप प्लस कितना होगा, 100। तो अब इसका नाम लिख सकते हैं आप। 4 के लिए क्या यूज करेंगे आप, टेट्रा, 3 के लिए ट्राया, 0 के लिए कॉन्टेन नहीं कॉन्टा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 100 है ना, तो जैसे कि 4 के लिए टेट्रा यूज किए, 3 के लिए ट्राया, तो 0 है तो कॉन्टेन से क्या बन जाएगा, कॉन्टा, और लास्ट पे 100 है तो 100 के लिए क्या यूज करते हैं हम, हेक्टेन, हेक्टेन TANE, हेक्टेन। तो हो जाएगा टेट्रा ट्राया कॉन्टा हेक्टेन। एक 100 से ज्यादा के लिए आप खुद से करें, CH2 यहाँ पे 165 दे दें, और यहाँ पे CH3, तो कार्बनों की संख्या काउंट करें कितना हो गया, तो 165 टाइम्स है, और दो, और ये दोनों टर्मिनल कार्बन ही हम लोग ऐड कर दें इसमें, तो 167, तो 7 + 60 और +100, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, हेप्टा, 6 के लिए हो जाएगा हेक्सा, 0 के लिए कॉन्टेन से कॉन्टा, और 100 के लिए हेक्टेन। इसका नाम होगा हेप्टा हेक्सा कॉन्टा हेक्टेन। तो इस तरीके से नेमिंग करते हैं हम लोग अनब्रांच के केस में। तो आपको 1 से लेकर के 100 तक याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर नहीं याद होता है तो फिर भी करना तो चाहिए, लेकिन 1 से 12 तक ही हम लोग यूज कर पाते हैं मैक्सिमम टाइम, तो 1 से 100 तक आप याद रखें, ज़्यादा बेहतर है। और अनब्रांच का केस में हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगी, आप एक बार फिर से इस चीज़ को खुद से क्वेश्चन बना करके आप अपना देखते रहेंगे। अब हम लोग मूव करते हैं मोर देन 2 टर्मिनल पॉइंट्स की तरफ। ये था 2 ही टर्मिनल पॉइंट्स पे है तो अच्छा, वहां जाने से पहले ब्रांच का केस देखने से पहले हम आपको बता दें कि जैसे मान लें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड को कई तरीका से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है।
लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, ब्यूटेन का एग्जांपल ले तो ये हो जाता है C4H10। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग किस तरह से लिखेंगे, C4H10। दूसरा रिप्रेजेंटेशन अगर इसी को कंडेंस्ड प्लस डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला में दिखाया जाए, स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको तोड़ के लिखें। जैसे CH3, 4 कार्बन है ना, CH3 CH2 CH2 और इसे हम क्या लिख देंगे CH3। तो इसको हम बोलते हैं कंडेंस प्लस डैश, यानी कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नहीं दिखाए हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कंडेंस, और ये बॉन्ड के लिए हम लोग यूज कर देते हैं डैश, तो हो गया कंडेंस प्लस डैश स्ट्रक्चर, या इसको हम लोग सिंपल कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बोलते हैं। तीसरा आपका होता है एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसी तरीका से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे इस कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है। तो सारे कार्बन का टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो जितने भी कार्बन है 4 बॉन्ड अपना पूरा कर लिए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। और एक चौथा होता है जिसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो जैसे 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन को इस तरीके से दिखाया जाएगा। ये जो लाइन का एंड पॉइंट होता है ना, इसको मान के चलना होगा कि ये पोजीशन ऑफ कार्बन है, और जहां 2 लाइन मीट करता है, 2 लाइन मिलेगा या एक 2 या 2 से ज्यादा लाइन एक दूसरे को कट करे, तो उसे हम लोग मान के चलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला की पोजीशन ऑफ कार्बन एटम है। तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। जैसे ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड के साथ अटैच है, तो यहाँ पे आपको कितना बॉन्ड की कमी हो रही है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक ही कार्बन यहाँ पे एक ही बॉन्ड शो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 हाइड्रोजन अपने से खुद से यहाँ पे हम लोग अटैच कर देंगे, तो ये CH3 होगा। जैसे यहाँ पे कार्बन का 2 ही बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगाना होगा 2, क्योंकि 2 बॉन्ड घट रहा है। उसी तरह यहाँ पे आपके पास टोटल का कार्बन ये जो है कितना बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, बनाना कितना चाहिए था 4, तो 2 बॉन्ड घट रहा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हमको लाना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे ये कार्बन है और ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है, तो कितना हाइड्रोजन देना होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देना होगा, ताकि यहाँ पे कार्बन का 4 बॉन्ड हो सके। तो ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन। तो इसको हम क्या बताएं कि ये कार्बन है और ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसलिए 3 हाइड्रोजन खुद से देना पड़ेगा। ये किससे अटैच है, इस कार्बन से, और ये कार्बन 2 बॉन्ड से अटैच है, 2 घट रहा है तो यहाँ पे CH2 होगा। ये कार्बन फिर से 2 बॉन्ड से अटैच है, एक इधर और एक इधर, तो दो ही बॉन्ड है, 2 बॉन्ड घट रहा है, तो दोनों को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएं CH2। ये कार्बन एक ही बॉन्ड के साथ एक ही बॉन्ड रिप्रेजेंट हो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देना होगा, तो ये क्या हो गया CH3। तो ये हो जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को किस तरीका से कंडेंस प्लस डैश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, वो चीज आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि ये स्ट्रक्चर है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ भी कार्बन है, ये पोजीशन भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो जो भी लाइन दिख रहा है ना, उसका एंड पॉइंट या ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे या फिर 2 लाइन एक दूसरे की जगह पे मीट करे, तो वो उसको हम लोग पोजीशन ऑफ कार्बन एटम मान के चलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन है और ये कार्बन एक ही बॉन्ड के साथ अटैच है, तो कितना हाइड्रोजन देना होगा आपको वैलेंसी पूरा करने के लिए 3, तो CH3 है। ये कार्बन जो है 1 2 3 4 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाया है, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी है, 4 बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है। ये ऊपर में एक कार्बन से अटैच है, नीचे में भी एक कार्बन से अटैच है, इधर भी एक कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन एक एक बॉन्ड से दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको 3 हाइड्रोजन देना होगा, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। जैसे मान लो ऐसे दिया जाए, तो इसको कैसे हम लोग मान के चलेंगे, तो यहाँ पे कार्बन, ये पोजीशन भी कार्बन का है, कार्बन, ये सब पोजीशन ऑफ कार्बन है, तो ये भी CH3 CH3 CH3, ये सिर्फ कार्बन होगा ना, क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4। ये CH2 होगा, क्योंकि 2 ही बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन देना होगा। ये भी CH2 होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन देंगे। यहाँ पे आपके पास एक ही बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि 3 हाइड्रोजन देना होगा, तो ये पोजीशन किसका होगा, CH3 का।
किससे अटैच होगा? CH2 से। ये किससे अटैच है? अगला CH2 से। फिर से यहाँ पे कार्बन है और ये कार्बन तीन कार्बन अदर कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे ये कार्बन 2 और ये 3, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन देना होगा, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन देना होगा, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन देना होगा। तो इस तरीके से बॉन्ड लाइन से आप कंडेंस प्लस डैश स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अल्केन के बाद अल्केन जो अनब्रांच का केस देख रहे थे, अब अनब्रांच के बाद हम लोग देखेंगे ब्रांच जिसके पास 2 से ज्यादा टर्मिनल पॉइंट्स हो। तो आप हेडिंग पे IUPAC nomenclature of branched alkene। IUPAC nomenclature of branch alkene। ब्रांच अल्केन कहने का मतलब है कि इसके पास 2 से ज्यादा टर्मिनल पॉइंट होगा, यानी कि 2 से ज्यादा CH3 यानी कि टर्मिनल के रूप में कार्बन प्रेजेंट होगा। तो इसका नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं? तो IUPAC का पूरा नाम पूरा फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसको ब्रांच अल्केन का नेमिंग करने के लिए आपको कुछ रूल्स आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम लेकर के चले, यहाँ पे CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 और ये CH3 है। जैसे आपको इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले आप देखें 1 2 3 तीन टर्मिनल है, यानी कि ये किसका केस होगा? ब्रांच अल्केन। मोर देन 2 टर्मिनल पॉइंट्स अगर टर्मिनल कार्बन अगर दिख जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच अल्केन। अगर ये नहीं होता, CH3 नहीं होता तो 2 ही टर्मिनल होता, तो 2 टर्मिनल के लिए अनब्रांच के केस में तो हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सेन। अगर ये नहीं होता और ये CH2 होता तो, या फिर ये वाला पोर्शन नहीं होता, ये CH2 होता तो 2 ही टर्मिनल कार्बन होता, 1 2 3 4 5, इसे हम लोग क्या बोल देते? पेंटेन बोल देते। लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 से ज्यादा टर्मिनल पॉइंट है, तो इसके लिए हम लोग कुछ रूल्स ध्यान में रखेंगे कि ब्रांच अल्केन का नेमिंग कैसे करी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग रूल्स लिखेंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1 आपको हम बता दें कि जब भी आपके पास 2 से ज्यादा टर्मिनल पॉइंट है तो सबसे पहले वो तो ब्रांच का केस हो गया। तो ब्रांच के केस में सबसे पहले आप सेलेक्ट करें सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन का सबसे कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। तो आपको एक चेन ये दिख रहा है, दूसरा चेन ये दिख रहा है और तीसरा चेन ये दिख रहा है। तो इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे लॉन्गेस्ट ये दिख रहा है क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 6 है। तो आपको पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। ये जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंट चेन। इसे क्या बोलते हैं? पैरेंट चेन। पैरेंट चेन या इसी को बोला जाता है मेन चेन। तो पहले यहां पे लिख देते हैं फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। This will give the parent chain। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेंट चेन। शॉर्ट में इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पीसी। पैरेंट चेन को शॉर्ट में क्या बोला जाएगा? पीसी। इसको पैरेंट चेन भी बोलते हैं, मेन चेन भी बोला जाता है, रूट चेन भी बोलते हैं, प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसे पैरेंट चेन बोलेंगे। तो फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, दिस विल गिव द पैरेंट चेन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेंट चेन। which provide the base name। बेस नेम को शॉर्ट में हम लोग BN बोलेंगे। बेस नेम को शॉर्ट में क्या बोला जाएगा? BN। तो इसी को ये तुम्हारा क्या प्रोवाइड करेगा? बेस नेम। बेस नेम क्या होता है? जो पैरेंट चेन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अनब्रांच का केस बन जाता है ना, 2 ही टर्मिनल इसमें आता है, तो इसका जो नाम होगा इसी को बोलेंगे बेस नेम। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेक्सेन। तो इसी हेक्सेन मेरा क्या हो जाएगा? बेस नेम। दूसरी बात, पहला रूल तो ये हो गया, पैरेंट चेन आपको आइडेंटिफाई करना होगा। एक चीज और बता दें, जो कार्बन एटम पैरेंट चेन से बाहर आ जाता है ना, जो कार्बन एटम पैरेंट चेन से जो बाहर कार्बन एटम आता है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, या इसी को आप बोले साइड चेन।
सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन क्या होता है, यानी कि कार्बन एटम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैरेंट चेन इज कॉल्ड साइड चेन, या फिर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो इस पैरेंट चेन में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये जो पैरेंट चेन है इसका हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो जब भी आप ध्यान रखें कि जब भी पैरेंट चेन पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो पैरेंट चेन का नंबरिंग इस डायरेक्शन से भी कर हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से कौन सा डायरेक्शन वैलिड होगा, तो आपको वैलिड उस डायरेक्शन को लेकर के चलना होगा जिधर से जो सब्स्टिट्यूएंट जो दिख रहा है वो ज्यादा नजदीक हो। जैसे इधर से अगर काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है, और इधर से अगर काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो इधर से काउंट करना गलत होगा, इधर से काउंट करना आपका सही होगा। तो जब भी आपके पास पैरेंट चेन पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो पैरेंट चेन का नंबरिंग उस डायरेक्शन से करा जाएगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन ज्यादा नजदीक हो। तो यहां से हम लिख देते हैं इफ only one substituent is present then number the parent chain from that side which is closer to the substituent, तो आपको नंबरिंग उस डायरेक्शन से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन ज्यादा नजदीक हो। तो इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो इधर वाला इनवैलिड होगा, ये इनवैलिड डायरेक्शन हो जाएगा, और ये डायरेक्शन हम लोग का नंबरिंग का क्या होगा, वैलिड होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे। और एक बार आपका पैरेंट चेन का नंबरिंग हो गया तो डायरेक्ट उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, उस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग नाम लिख देते हैं। तो नाम कैसे लिखा जाता है, तो उसके लिए हम लोग रूल नंबर 3 लगाएंगे यहाँ पे। तो लिखिए नाम, राइट द नेम एज फॉलो। नाम कैसे लिखे जाएगा, तो सबसे पहले लिखिए फर्स्ट राइट द लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को हम एसयूवी से लिख देते हैं ना, समझना। तो फर्स्ट राइट द लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन गिव ए डैश, उसके तुरंत बाद आपको क्या देना है, एक डैश देना है। तो लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लोकेंट नंबर यानी कि लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जैसे इस केस में लोकेंट नंबर क्या है सब्स्टिट्यूएंट का 3, तो लोकेंट नंबर इसका क्या हो जाएगा 3। तो फर्स्ट राइट द लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन गिव ए डैश एंड राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम हम लोग लिखेंगे अल्केन के केस में, तो हमेशा अल्काइल के फॉर्म में क्या होगा, अल्काइल। जैसे यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए हम लोग मीथेन लिखते हैं, तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो अल्काइल के अकॉर्डिंग हम लोग मीथेन के बदले क्या लिखेंगे, मिथाइल। आपको पता आगे हम लोग देखने वाले हैं कि अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को ड्रॉप कर दिया जाता है तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो उसी तरह अगर ये CH4 होता तो मीथेन बोलते, लेकिन एक हाइड्रोजन इसमें कम है, CH3 है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इसे हम लोग अल्काइल के रूप में क्या लिखेंगे, मिथाइल। और बी में लिखें फाइनली अटैच द बेस नेम, फाइनली अटैच्ड द बेस नेम, शॉर्ट में लिखते हैं बेस नेम। तो बेस नेम इसका क्या हो जाएगा, तो 6 कार्बनों की संख्या है पैरेंट चेन में, तो बेस नेम हम लोग क्या यूज करेंगे, हेक्सेन। तो इस तरीके से हम लोग ब्रांच चेन का नेमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। क्या होता है, एक बार ध्यान से सुन ले। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेंट चेन। पैरेंट चेन से बाहर जो कार्बन एटम होगा उसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट या क्या बोलेंगे, साइड चेन। अगर पैरेंट चेन पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो पैरेंट चेन का नंबरिंग हम उस डायरेक्शन से करेंगे जिधर से ये सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा नजदीक पड़े, है ना। और उसके बाद नाम लिखने के लिए आपको ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट राइट द लोकेंट नंबर, यानी कि सबसे पहले लोकेंट नंबर लिखते हैं किसका, सब्स्टिट्यूएंट का, फिर उसके बाद डैश देते हैं, डैश देने के बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, और फाइनली जो पैरेंट चेन का नाम होगा यानी कि बेस नेम होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या बताएं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, फर्स्ट राइट द लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखेंगे, लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद हम क्या बताएं, देन गिव ए डैश, उसके बाद राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को एसयू भी लिख देते हैं, और फाइनली अटैच द बेस नेम। तो जहां पे अल्फाबेट आपका सब्स्टिट्यूएंट का खत्म होगा वहीं से हम लोग क्या अटैच कर देंगे, बेस नेम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा।
जब भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे तो इस तरीका से लिखें, है ना। आगे हम लोग चल देखेंगे कि तुम्हारा नाम लिखने का जो फॉर्मेट इसको के बुक वगैरह में दिया होता है ना, कि वर्ड रूट, उसके पहले हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके पहले भी हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। तो वो सफिक्स और प्रीफिक्स को हम लोग आने नहीं देंगे, एकदम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नेमिंग कैसे करते हैं, और लास्ट में हम लोग समझेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। तो इस तरीका से अगर हम नाम लिखना चाहें इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का तो नाम क्या होगा, तो जरा देखें। सबसे पहले लोकेट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है, लोकेट नंबर इसका 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, देन गिव अ डैश, आपको तुरंत डैश देना होगा। राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन है कि कितना कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट में, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मीथेन होता है, तो अल्काइल के फॉर्मेट में हम लोग क्या लिखेंगे मिथाइल, तो यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल। एंड फाइनली अटैच द बेस नेम, तो बेस नेम में टोटल कार्बन कितना है यहाँ पे 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे हेक्सेन। तो इस तरीका से हो जाएगा ये 3 मिथाइल हेक्सेन। तो लेकिन ये तब अप्लाई करेंगे जब ये सिर्फ अभी तक हम लोग लेकर के चले हैं जब आपके पास सिर्फ पैरेंट चेन पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन, है ना। एक आपके लिए हम देते हैं, आप खुद से करें तो या यहाँ पे हम CH2 कर देते हैं और CH3, इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो इसके पास 1 2 3 तीन टर्मिनल है। अगर 3 टर्मिनल है तो आपके पास ये कौन सा केस हो गया, ब्रांच अल्केन का केस हो गया। तो सबसे पहले आपको पेरेंट चेन लेना होगा, तो पेरेंट चेन में आपके पास एक चेन ये यहाँ पे, दूसरा चेन ये है और थर्ड नंबर वाला चेन ये है। तो काउंट करें, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 6 और इसमें 8, इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 आ रहा है, तो मैक्सिमम इसी में कार्बन एटम निकला 8, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे पेरेंट चेन। ये आपका हो जाएगा पेरेंट चेन, और ये पेरेंट चेन होने के साथ ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए इथेन होता है, तो अल्काइल के फॉर्मेट में हम लोग इसे क्या बोलेंगे इथाइल, क्या बोलेंगे इथाइल। अब इस पेरेंट चेन पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग किधर से आपका वैलिड होगा, तो इधर से काउंट करेंगे अगर हम, तो 1 2 3 4 पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इस डायरेक्शन से करा जाए तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, तो इधर से 4 और इधर से इसका लोकेशन 5 आ रहा है, तो ये दूर पड़ गया ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे इनवैलिड, इनवैलिड डायरेक्शन होगा, और ये वाला अपना वैलिड डायरेक्शन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे नाम लिखने के लिए हम क्या बताए थे, फर्स्ट राइट द लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर कितना है 4 है ना, 4 है, तो पहले हम क्या लिखेंगे 4, देन गिव अ डैश, राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो जाएगा इथाइल, इथाइल, एंड फाइनली अटैच द बेस नेम, तो पैरेंट चेन में कार्बनों की संख्या 8 है, तो 8 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे ऑक्टेन, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल ऑक्टेन। उसी तरह अगर बॉन्डलाइन फॉर्मेट में अगर दिया रहे, जैसे इसका नाम हमसे पूछा जाए, इसका नाम पूछते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि टर्मिनल कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, तो ये कार्बन टर्मिनल है, ये वाला कार्बन टर्मिनल है, और ये वाला कार्बन भी टर्मिनल है, तो ये 3 कार्बन टर्मिनल है। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो, तो यहाँ पे 3 टर्मिनल आ गया, तो ये वाला भी ब्रांच का केस होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि पैरेंट चेन कौन होगा, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम यही दोनों टर्मिनल के बीच में आ रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा पैरेंट चेन हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसे हम लोग क्या मान लेंगे सब्स्टिट्यूएंट होगा। सब्स्टिट्यूएंट में 2 ही कार्बन आ रहा है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे इथेन से क्या बन जाएगा इथाइल। अब हमको देखना है कि नंबरिंग यहाँ से करें या नंबरिंग यहाँ से करें पैरेंट चेन का, तो इधर से काउंट कर लिया जाए 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इसमें 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, तो इधर से 6 और इधर से 5, तो इधर से आपका क्या होगा वैलिड होगा, ये डायरेक्शन वैलिड होगा, और इधर से नंबरिंग आपका इनवैलिड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इधर से कर ले काउंट 1 2 3 4 5 7 8 9 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लोकेंट नंबर फिफ्थ आ रहा है। इधर से कितना आता है 1 2 3 4 5 6, तो गलत हो जाता है, तो इधर से करते हैं। अब ये जब एक बार हम लोग नंबरिंग कर लिए पेरेंट चिन्ह का, तो आसानी से इसका नाम लिख सकते हैं। तो नाम क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट राइट द लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्या है इसमें 5, देन गिव इट एज, राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, 2 कार्बन है तो इथेन से क्या बन जाएगा इथाइल, फाइनली अटैच द बेस नेम, 10 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं डिकेन, तो इसका नाम हो जाएगा 5 इथाइल डिकेन। आप इसका खुद से करेंगे, है ना। पेरेंट चेन तो इसमें आपको समझ में आ रहा है ना, पेरेंट चेन यही होगा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही है ना, पेरेंट चेन ये होगा। अब इसमें ये जो बाहर निकल गया ना, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, और अल्काइल ग्रुप में 3 कार्बन है, तो इसे हम बोलेंगे प्रोपाइल। प्रोपेन से क्या बन जाएगा प्रोपाइल, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो इधर से 1 2 3 4 5th पोजीशन पे आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, तो इधर से फिर से नंबरिंग मेरा क्या होगा, ये गलत हो जाएगा और ये वाला वैलिड हो जाएगा, ये डायरेक्शन वैलिड होगा और ये आपका इनवैलिड हो गया ना। इधर से 1 2 3 4 5th पे आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, तो नंबरिंग कर ली 1 2 3 4, ये कार्बन 5 6 7 8 9 10, क्या नाम लिख देंगे इसका, 5th पे क्या है प्रोपाइल है ना, तो फर्स्ट राइट द लोकेंट नंबर 5 डैश, क्या हो जाएगा ये प्रोपाइल, और 10 के लिए हम यूज करेंगे डिकेन। तो ये हो गया आपका, जब आपके पेरेंट चेन पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो तो। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि पेरेंट चेन पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक से ज्यादा भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसका हम लोग नंबरिंग पेरेंट चेन का कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग 2 रूल लगाएंगे, जिसको बोलते हैं सम रूल और दूसरे को बोलते हैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी कि RFPD कैसे अप्लाई करा जाता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।